नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसे कई व्यक्तित्व नजर में आए जो चर्चित हो गए, क्योंकि उनका अपना एक बैकग्राउंड था, जमीनी हकीकत थी, एक मजबूत आधार था, एक चिंतन था, एक सिद्धांत थे, एक समर्पण था और एक त्याग था। और इन्हीं व्यक्तित्व में एक हैं शिव कुमार बेरिया। शिव कुमार बेरिया पूर्व मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी से निरंतर जुड़े रहे, या यूं मैं कहूं कि मुलायम सिंह के परिवार में अपनी एक मजबूत पैठ और निष्ठा के साथ जुड़े रहे। लेकिन आज वो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त किरदार के रूप में प्रस्तुत है। बेरिया जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आज ये जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो चुनाव चल रहा है उसकी दशा दिशा किस ओर है। बेरिया जी, मैं आपसे पहला सवाल ये कि आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए, एडजस्ट हो गए हैं, पूरे रिलैक्स हो गए हैं, कुछ रच बस गए हैं वहाँ पर, कि अभी कहीं कहीं लगता है अटपटा सा, कहाँ इतने बड़े समाजवादी चिंतन में की धारा में बह रहे थे और एकदम जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या कहेंगे? देखिए, जब समाजवादी पार्टी समाजवादी आंदोलन की ओर थी तो उसमें समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोगों का सम्मान था, उनकी इज्जत थी और करीब करीब सभी पुराने नेता जो समाजवादी आंदोलन से, डॉक्टर लोहिया के आंदोलन से निकले थे, वो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह से होते हुए माननीय अखिलेश जी के साथ थे। लेकिन अब जो नई सपा और नई हवा के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है, उसमें सभी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता आज समाजवादी पार्टी में उपेक्षित हैं, अपमानित हैं। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सत्ता, संपत्ति और संतति, इन तीन के खिलाफ समाजवादी आंदोलन जब चलेगा तो वो आम आदमी और गरीब से जुड़ेगा। लेकिन जब सत्ता अपने लिए हो जाए, जब सत्ता संतति के लिए हो जाए, जब सत्ता संपत्ति जुटाने का एक माध्यम हो जाए, तब फिर जो समाज से जुड़े हुए नेता हैं वो उससे कट जाते हैं और समाज से जुड़े हुए नेताओं की इज्जत भी उन पार्टियों में कम हो जाती है, क्योंकि वे उनकी यहाँ में यहाँ मिला नहीं पाते और अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि अभी मैं नया नया हूँ, मैं शामिल हुआ क्योंकि एक चीज़ जो डॉक्टर लोहिया की मेल खाती हुई है वो सत्ता, संपत्ति और संतति, तीन से भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई नहीं है। वहाँ समाज के किसी भी वर्ग से निकला हुआ आदमी किसी भी बड़ी से बड़ी कुर्सी पर जा सकता है। और दूसरा जो था कि समाज में जो ये अराजकता है या गुंडाइज्म है, इस अराजकता और गुंडाइज्म से जिस तरह से योगी जी 5 साल लड़े हैं और निर्भीक होकर लड़े हैं, इसके पहले भी सरकारें थी, सरकारों के बगल में सरकार के जो बड़े बड़े मुखिया लोग होते थे उनके बगल में बड़े बड़े गुंडे बैठे हुए देखे जाते थे, जिन पर कार्रवाई करने से सरकारें हिचकती थी। ये पहली सरकार है जिस सरकार ने बिना हिचके और बिना डरे हुए न सिर्फ उन माफियाओं के मन में भय पैदा किया, बल्कि उन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी किया। ठीक बात। और कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ प्रदेश भर के गुंडों को एक संदेश दिया कि या तो शांति के साथ रहिए और या फिर आपका रास्ता जेल की ओर से है और बर्बादी की तरफ है। तो क्या बेरिया जी, हम ये माने कि जो समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी माने परिवारवाद, समाजवादी पार्टी माने नकली समाजवाद, समाजवादी पार्टी माने लाल टोपी खतरनाक, समाजवादी पार्टी माने दंगा पार्टी, समाजवादी पार्टी माने आतंकवादी पार्टी, जो इस तरीके से किया गया विभूषित, मत ये कहूँगा सपा को, और वहाँ पर आप रहे इतने वर्षों तक, तो आपको भी कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो अखरा होगा ये बिंदु सुन करके? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि समाजवादी आंदोलन आज की तारीख में भटका हुआ आंदोलन है और जो समाजवादी पार्टी के साथ लोग हैं
वो सत्ता जब किसी भी पार्टी की रहती है तो सत्ता के खिलाफ जो जन आक्रोश एक होता है, उस जन आक्रोश का सिमटाव एक तरह से हो रहा है। और उसमें सत्तारूढ़ पार्टी अपने कामों के बल पर गई है कि हमने समाज को बचाने के लिए, हमने अराजकता से बचाने के लिए, या हमने सत्ता को अपने परिवार से दूर रखने के लिए समाज के लिए समर्पित किया है। उससे वो अपने आप को प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने जो उनके हमले हैं वो भाजपा पर कर रहे हैं। तो क्या मैं जो जिस तरीके के आरोप लगे, नकली समाजवाद और ये जो जिस तरीके के, तो इनमें काफी दम है इसके माने? फिर तो देखिए, समाजवाद तो कहीं है नहीं। ठीक बात है। आज की तारीख में अगर हम ये कहें कि समाजवाद किसी भी पार्टी में है तो समाजवाद तो है नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को समाजवादी कहती भी नहीं है कि हम समाजवादी कोई आंदोलन से निकले हैं। लेकिन एक मैं वाकया आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद से लड़ रहे थे, उस समय जनसंघ से इनका समझौता हुआ था। और जनसंघ के उस जमाने के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे और बड़े नेता थे आचार्य रघुवीर, वो डॉक्टर लोहिया के प्रचार में गए थे और लौटते वक्त एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उस समय जब डॉक्टर लोहिया से पूछा गया कि आप जो दक्षिणपंथी पार्टी है उस पार्टी के साथ आपका तालमेल कैसे है, तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था, जहां देशभक्ति का सवाल है और हिंदी का सवाल है वहां मैं अपने आप को जनसंघ के नजदीक पाता हूं, और जहां पेट की रोटी का सवाल लेकर सड़क पर लड़ने का सवाल है वहां मैं अपने आप को कम्युनिस्टों के नजदीक पाता हूं। और चूंकि सत्ता जब बहुत लंबे समय तक कुर्सी पर रहती है तो उसमें जकड़न आ जाती है और वो निरंकुश हो जाती है। तो सत्ता को रोटी की तरह पलटते रहना चाहिए ताकि वो अच्छी रोटी बने। सत्ता अगर रोटी एक तरफ पड़ी रहेगी तो जल जाएगी। इसीलिए उस समय 11 प्रांतों में सरकारें बदल गई थी। तो वो डॉक्टर लोहिया का वो समाजवाद तो उन्होंने कभी अपने उनके परिवार को लोग जानते भी नहीं है। जनेश्वर मिश्रा के परिवार को कोई जानता भी नहीं है, मोहन सिंह के परिवार को कोई जानता भी नहीं है, ब्रजभूषण तिवारी के परिवार को कोई जानता भी नहीं है, राजनारायण के परिवार को कोई जानता भी नहीं है। वो जो समाजवादी आंदोलन से तपे तपाए निकले लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जेलों में बिताया था, उन लोगों ने अपने परिवार को राजनीति में न लाने का प्रयास किया और न उनकी ये मंशा थी। ठीक। एक बात वेरिए ये भी लोग कह रहे हैं कि जब आप सपा से निकाले गए, जिसको लेकर के आज भी आपके मन में दर्द है, और आपने ये बात जानने की भी कोशिश कई बार अखिलेश से की कि उनको निकाला क्यों, लेकिन उसका तो खैर जवाब आपको नहीं मिला। लेकिन आप फिर इसके बाद शिवपाल के साथ चले गए, बहरहाल रहे उसी परिवार में। क्या कारण था कि शिवपाल ने आप लोगों को बिल्कुल लावारिश छोड़ दिया, आपकी बिल्कुल चिंता नहीं की और बाकायदे आपको सड़क पे चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया, और जब तब आपको मजबूरी में फैसला लेना पड़ा? देखिए, ये फैसला तो इसलिए लेना पड़ा कि चूंकि शिवपाल जी को अगर हम दोष दें तो इसमें शिवपाल जी का कोई दोष नहीं है। शिवपाल जी के साथ हम पूरी निष्ठा से रहे क्योंकि समाजवादी आंदोलन का ही परिवार था, इसलिए उनके साथ रहे। और शिवपाल जी भी सड़क से संघर्ष करके ही निकले थे, इसलिए उनके साथ रहे। और हमें लगता था कि जब परिवार का एकीकरण होगा तो पुराने समाजवादियों का मेल फिर हो जाएगा। और शिवपाल जी ने जो लिस्ट दी थी उसमें मेरा नाम गया भी था। लेकिन अखिलेश जी के मन में जो कुछ भी रहा हुआ उसको तो हम जान नहीं सकते। उन्होंने हम लोगों का टिकट काट दिया। जब टिकट काट दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने हमसे कहा कि आप उस पार्टी से अपमानित करके आप निकाले गए, आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार स्वागत करता है, आप हमारे परिवार में आइए और आपका उचित सम्मान किया जाएगा। हम उसी आश्वासन में सहारे कि हमारी राजनीतिक मर्यादा, हमारा सम्मान, हमारी जो प्रतिष्ठा और हमारा जो गरीबों के प्रति लड़ने का जो तेवर रहा है, उस तेवर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होगा। उसी आश्वासन के साथ में भारतीय जनता चलिए, तो क्या लगता है कि अब शिवपाल का भविष्य जो है एक अधर में पड़ गया है, अब वो कहीं के नहीं रहे? अब शिवपाल जी ने क्या सोच करके वहां से चुनाव लड़े और उनके मन में क्या द्वंद्व है, वो अपनी पीड़ा को कई बार प्रकट भी कर चुके हैं। तो उस पीड़ा में वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, अब ये तो हम आज की तारीख में नहीं बता सकते। लेकिन पीड़ा उनके मन में बहुत है, दर्द बहुत है, बहुत दर्द। उनका जिस तरह से अपमान हुआ है,
तो मैं नहीं समझता कि ऐसा अपमान कभी भी किसी भी पार्टी के, जब दो पार्टियों का मिलन होता है तो किसी भी दल ने मिलने वाली पार्टी के साथ ऐसा अपमान नहीं किया होगा जैसा माननीय शिवपाल जी के साथ हुआ। मैं एक बात मेरी जी आपसे और ये जानना चाहता, जब आप जैसा व्यक्तित्व जो समाजवादी चिंतक रहा हो, लोहिया जनेश्वर जी का सबका भक्त रहा हो, और जब वो बीजेपी पे गया तो सोशल मीडिया में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने अनेक उदाहरण दिए और कहा अरे भाई देखिए फलाते 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 और नहीं बने विधायक, और बेरिया जी को कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्य करना चाहिए था, कुछ लिखना पढ़ना चाहिए था, कुछ ऐसा करना चाहिए था। इसको लेकर के भी काफी बिंदु हुए। आपने उनका जवाब कैसे दिया? नहीं, मैंने उन किसी चीज का भी मैंने जवाब नहीं दिया। हर व्यक्ति का अपना सोचना होता है। हम चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति कभी चुप नहीं बैठ सकता। हमें अभी जब तक ऊर्जा है और जब तक सड़क पर काम हम कर सकते हैं तब तक पढ़ने लिखने का काम भी करेंगे और लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। किसी भी दल में शामिल होने से लड़ाई कमजोर नहीं होती। दल तो एक प्लेटफार्म है। अगर उस दल में जाने के बाद हम भ्रष्ट हो जाएं, हम बेईमान हो जाएं, हम जनता के साथ धोखा करने लगें, उनके संघर्ष की लड़ाइयों में धोखा करें, उन जन आंदोलन में शरीक न हो, ऐसा कोई भी आचरण जो हमारा समाजवादी आंदोलन में रहकर था, अगर उस आचरण में कोई कमी आती है तब जरूर मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूंगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, क्योंकि हर राजनीतिक दल समाज के लिए ही काम कर रहा है, जो भी पार्टी सरकार में आएगी वो काम करेगी। काम के मानक बदल सकते हैं कि भाई सरकार में जो टैक्स आता है, जो खजाना होता है, वो तो हर सरकार के पास आता है, उसी खजाने का सरकारें उपयोग करती हैं। अब कोई उससे स्कूटी बांटता है, कोई उससे लैपटॉप बांटता है, कोई उससे साइकिल बांटता है, कोई अपने घर से नहीं बांटता। जो कुछ भी आप जनता के लिए करते हैं वो हमारे और आपके टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, कोई सड़क बनाता है, कोई पुल बनाता है, कोई मंदिर में लगाता है, कोई किसी जगह उसका प्रयोग करता है, तो पैसा तो वही है। कोई भी नेता अपनी जेब से या कोई भी पार्टी अपनी जेब से विकास का काम नहीं करती है। ठीक बात। तो वो जब तक हम जिस दल में हैं उसकी नीतियों को हम देखेंगे कि परखेंगे कि भाई आप जन आंदोलन में या जनता के लिए काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं तो हम उस पार्टी में हैं। लेकिन एक लंबा समय था, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, आप संघर्ष करते रहे। लेकिन अब जब आप जिस पार्टी में हैं वहाँ पर एक सीमा है, एक दायरा है, वहाँ पर हिंदुत्व है, वहाँ पर हिंदू है, वहाँ पर राष्ट्रवाद है। तो ऐसी दशा में जो आपका आंदोलन का सड़क पर जो तरीका था उससे तो आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो अब एक अनुशासन में बंधना पड़ेगा, उस अनुशासन में रह करके काम करना पड़े। या फिर मैं ये मानूं कि आपकी जो समाजवादी विचारधारा, जिसे अखिलेश कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में भी विस्तार हो रहा है, तो उसको दो तक मानूं मैं। देखिए, मेरी मान्यता जो पहले थी वो आज भी है जी, कि समाज में दो तरह के लोग हैं जी, एक कमेरे और एक लुटेरे। लुटेरे मुट्ठी भर हैं, कमेरों से ये देश भरा पड़ा के दुनिया भरी पड़ी है। तो हम जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको हमेशा कमेरों के साथ खड़ा रहना चाहिए। कमेरों के साथ खड़े होने में जब कभी मैं दुविधा महसूस करूंगा तो मैं पार्टी राजनीति से अपने आप को विड्रा कर लूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं कमेरों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, कमेरों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। डॉक्टर लोहिया जो सिद्धांत देकर गए हैं, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, इन चारों चीजों के लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया है और इन्हीं चारों चीजों के साथ मैं जीवन भर संघर्ष करूंगा। अगर इन चीजों से कहीं मुझे समझौता करना पड़े तो मुझे कोई राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं अपनी जो अंतरात्मा है और अपनी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से गरीबों की लड़ाई लड़ने में कहीं बाधक होती है तो मैं अपने आप को राजनीति से संन्यास लेना पसंद करूंगा, राजनीति में काम करना पसंद। लेकिन फिर वही मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा समता, बंधुत्व, जो लोहिया का सिद्धांत था, आप उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन वहाँ तो विचारधारा दीनदयाल की है, वहाँ विचारधारा आरएसएस की है, वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा है। तो ऐसी विचारधारा से आप कैसे मेल खाएंगे? नहीं, जो श्यामा प्रसाद जी की विचारधारा थी, देखिए श्यामा प्रसाद जी के गांधी जी से बहुत या कांग्रेस पार्टी से बहुत मतभेद थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर भी भारत सरकार में रहे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी
कश्मीर के इशू पर उनसे अलग हुए थे और कश्मीर का इशू आज भी सुलझा नहीं है। न कांग्रेस पार्टी सुलझा पाई है न वर्तमान सरकार सुलझा पाई है। कश्मीर में आतंकवाद आज भी चल रहा है और कश्मीर की समस्या सुलझाने के लिए बड़े मन बड़े दिल दिमाग से सभी राजनीतिक दलों में बैठ के विचार करना पड़ेगा, ताकि आपके देश का एक टुकड़ा आपसे अलग होने की न सोचे, आप में आपको अपना माने, अपना बड़ा भाई माने और आपके साथ अपने आप को निर्भीक रहकर। लेकिन कहते 370 से तो बड़ा वहाँ माहौल बदल गया है। 370 खत्म किया, माहौल बदल गया वहाँ पे। नहीं, अभी कोई माहौल नहीं बदला। देखिए वहाँ आतंकवाद अपनी जगह पर है। 370 तो करीब करीब खत्म ही हो गया था, हो ही गया था। 370 तो रगड़ते रगड़ते खत्म हो गया था। भाई जब वहाँ प्राइम मिनिस्टर का पद खत्म हो गया, हाँ, वहाँ का संविधान खत्म हो गया, वहाँ की जो मुख्यमंत्री था झंडा खत्म हो गया, तमाम चीजें धीरे धीरे करके खत्म हो गई थी। अब 370 हटा दिया गया तो उससे जो कुछ भी उनके अंदर उत्तेजना है उनको बैठाल करके समझा करके आपको अपना अंग बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मैं ये भी जानता हूँ, आप आंदोलन की भी बात कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं कि किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जाए। तो अगर मैं एक बात ये जानूं कि आप क्या बीजेपी में हिस्सेदारी की भूमिका में आ गए हैं या अभी किराएदार ही हैं? नहीं, हम एक भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह उस पार्टी में शरीक हुए हैं जी। न तो मैं अपने आप को भी हिस्सेदार मानता हूँ और ना कहीं किसी बहुत जिम्मेदारी पद पर अपने को महसूस करता हूँ। अभी एक जगह जब आदमी घर से निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं झोपड़ी डालता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो झोपड़ी हमने डाली है और झोपड़ी में रह रहे हैं। अब जिस जगह पर हम गए हैं और उस झोपड़ी से निकाल कर बाहर लाने का काम जिसके दरवाजे हम खड़े हैं, जहाँ ये उनका सोचना उनका काम है कि हम उनके लिए उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं, ये सोचना फैसला करना उनका काम है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आपने अपनी उपयोगिता अपनी सिद्ध करने के लिए बिल्हौर और रसूलाबाद में डेरा डाला और ये कहा भी जा रहा है कि एक अच्छी उपलब्धि आपने अर्जित की है। नहीं, वो दोनों देखिए विधानसभा ऐसी थी जहां से मैं चुनाव जीत चुका था। बिल्लौर से 3 बार, रसूलाबाद से 1 बार। और वहाँ मेरे वर्कर भी थे, मुझसे लगाव रखने वाले भी लोग थे और आम जनता में मेरी शोहरत खराब नहीं थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने सोचा कि हमको वहाँ पर लगा करके पार्टी के लिए काम कराया जाए। उन्होंने हमको वहाँ लगाया और मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वहाँ काम किया। और क्या दावा क्या है आपका? नहीं, अच्छी लड़ाई है। अब वोट खुलने के पहले तो कोई दावा कर नहीं सकता कौन जीते कौन हारेगा, लेकिन ये जरूर है कि बहुत अच्छी लड़ाई हुई। अरे जो ये क्या आप मानते हैं कि इस बार के चुनाव में 80-20 की लड़ाई बहुत तेज हो गई, बहुत धारदार हो गई? नहीं, 80-20 की लड़ाई बहुत धारदार नहीं हुई है। हाँ, इस बार की लड़ाई सामान्य तौर पर हुई, कोई जनता में उन्माद नहीं था। उन्माद नहीं था, जनता में उन्माद नहीं था। और उन्मादित चुनाव में और सामान्य चुनाव में एक फर्क होता है। ये चुनाव एक तरीके से सामान्य चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर गई है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगा रही कहाँ कहाँ इन्होंने अन्याय किया। अब फैसला जनता की अदालत में वो 10 तारीख को हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये बार बार सूचनाएं आती रही कि मुस्लिम क्षेत्रों में बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग गई, कतार लग गई और 80% वोट एक ही तरफ गया, क्योंकि उनमें एक खौफ, भय, डर सब कुछ पैदा हो गया? देखिए, ये तो हुआ है कि जो इस चुनाव में मुस्लिम मतदाता है वो सारे उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता एक तरफ गया है। वो उसका बंटवारा नहीं हुआ है। बहुत कम जगहें होंगी जहां बंटवारा हुआ होगा। एक साथ गया है, लामबंद होकर गया है और अच्छी संख्या में मतदान भी किया है। लेकिन क्या इसे आप अपने राष्ट्र के हित में मानते हैं क्या? नहीं, अब वोट करना तो जनता का अधिकार है, उसको मैं राष्ट्र के प्रति खराब बात कैसे कर सकता हूं? लेकिन एक वातावरण बन जाता है ना। और आपने एक बात और कही बड़ी मार्के की है, आपने कहा कि बिल्कुल सामान्य रहा। जब इस देश में कोरोना आ गया हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ऐसी परिस्थितियों के बाद भी जनता में कोई उन्माद न हो, सामान्य हो, और ये सामान्य का ही तो हम मानेंगे परिणाम था कि मतदान गिर गया। देखिए, सामान्य का परिणाम ये था कि जो मोदी साहब जी, मोदी जी का और योगी जी का जो फ्री राशन वितरण था, इसका प्रभाव आम जनता के अंदर तक था। वो उन्माद की स्थिति में नहीं पहुंच पाया वोट में, वो अलग बात है,
लेकिन इसका प्रभाव जनता में काफी था। और दूसरा, योगी जी का जो माफिया और गुंडों के खिलाफ जो अभियान था, इसको जनता ने बेहद पसंद किया। और जनता ने कहा भी कि पहली बार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। लेकिन मेरी जी एक बात मैं और आपसे ज़रा जानना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आतंकवाद से तार जोड़े जा रहे हैं, दादागिरी, पलायन, सब कुछ हो रहा है। फिर ऐसी स्थिति फिर क्या है कि आज जो है समाजवादी पार्टी बिल्कुल मोर्चे पर आ गई है और सीधी लड़ाई हो रही है? एक कारण क्या, कोई विकल्प नहीं बन पाया। एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी रहेगी। जैसे जब मायावती जी पूर्ण बहुमत से आई थी, उसके बाद अखिलेश जी ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। जब अखिलेश जी पूर्ण बहुमत से आए तो भाजपा ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। तो ये जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं, उनके प्रति आक्रोश होता है। अब उस आक्रोश को रोकने के लिए आपकी बेहतर योजनाएं जनता के दिल को जीत सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये दो मुद्दों पर जो काम किया है, पेट के सवाल पर और दूसरा कानून व्यवस्था के सवाल पर, उसको जनता में काफी बेहतरी उसमें हुई है। और जहां तक समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा बनने का सवाल है, वो सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है कि विकल्प के रूप में बसपा नहीं है आज की तारीख में। अगर बसपा ने उसी तरह काम किया होता जैसे वो पार्टी काम करती रही है, तो रेक्टेंगुलर फाइट होती है, तब नतीजे कुछ दूसरे दिखाई पड़ते। लेकिन चूंकि सीधी सीधी हो गई है, तो एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी की ताकत दिखाई पड़ रही है और एक तरफ विपक्ष की सामूहिक ताकत दिखाई पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अभी भी प्रयास ये कर रही है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाए। और इसके लिए जो अमित शाह का भी एक इंटरव्यू आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, बसपा प्रासंगिक है, मायावती को वोट मिलेगा, जाटों का वोट मिलेगा, और वो मजबूती के साथ लड़ रही हैं, उनको मुसलमानों का भी वोट मिल रहा है। और वहीं दूसरी ओर इसके जवाब में मायावती ये भी कहती हैं, ये अमित शाह की महानता है जो इसको स्वीकार कर लिया है। ये सब क्या यही गेम प्लान हो रहा है त्रिकोणात्मक संघर्ष के लिए, या फिर कुछ दूर की राजनीति चल रही है? देखिए, अभी ये सही है कि मायावती जी का जो कोर वोट है वो मायावती जी के साथ है। ये चूंकि वो गरीब वोट है, खेतिहर मजदूर वोट है, दिन भर कमा के खाने वाला वोट है, तो सड़क पर कभी नहीं निकलता। कभी भी बहुजन समाज पार्टी को आपने आज तक आंदोलन करते नहीं देखा होगा। तो वो कराती भी नहीं मायावती, तो इसीलिए नहीं कराती कि उनका वर्कर तो दिन भर काम करने के बाद पेट भरता है, आंदोलन कहाँ से आएगा? तो वो आंदोलन में निकलते नहीं है। और इस बार थोड़ा रफ्तार, क्योंकि मायावती जी की जो पार्टी चलाने की रही है या चुनाव लड़ाने की रही है, वो रफ्तार क्यों धीमी रही है, उस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन उनका जो कोर, मैं घूमता रहा हूँ, उनका कोर वोट आज भी मायावती, जो अमित शाह जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, उनके कोर वोट में फर्क नहीं आया। और उनका कोर वोट जब बक्सा खुलेगा तो उनका कोर वोट दिखाई पड़ेगा। लेकिन पिछले दिनों तो काफ़ी उनका वोट बैंक बड़ा निराश हो गया था कि मायावती कहीं निकल ही नहीं रही है, मायावती कुछ कर ही नहीं रही है, सतीश मिश्रा को ब्राह्मण बेल्ट पे लगा दिया गया। तो इस बात को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति में थे। क्या अब मायावती ने निकल करके उसको संभाल लिया है? अब वो कितना संभला है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मायावती जी का प्रभाव अपने कोर वोट पर वैसे ही बना हुआ है। वैसे बना हुआ है। जो दूसरा वोट वो लाती थी, वो वोट कितना प्रभावित हुआ है नहीं हुआ, वो चूंकि सड़क पर दिखाई नहीं पड़ा। अब कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये तो पता चलेगा पोलिंग के खुलने के बाद। चलिए, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी तरीके की अपनी वार्ता को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बेरिया जी से बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। बेरिया जी, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, एक लाइन में अगर हम पूछें कि इस चुनाव की क्या विशेषता है? देखिए, ये चुनाव विगत 10 बरस के अंदर पहला चुनाव हो रहा है जो उन्माद रहित चुनाव है। उन्माद रहित, अलग अलग तरह से लोगों ने उन्माद फैलाने का प्रयास किया, जिस ढंग से भी वोट मिलता है उस तरह लोग करते हैं, लेकिन आम जनता में बहुत ही शांति के साथ मतदान किया है। और इतने बड़े प्रदेश में कहीं पर भी आपको अराजकता की कोई सूचना नहीं मिली। लेकिन इसका कारण आप ये भी नहीं मानते कि जो वोट परसेंटेज गिरा, कि आदमी में निराशा है, हताशा है, कि चुनाव भी हो रहा है, कोई रोड मैप नहीं दिखा रहा है, सिर्फ
गुंडे, बदमाश, माफिया, सुने सुने लोग परेशान हो गए। क्या इसको लेकर के कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, महंगाई की बात नहीं कर रहा है? इसको लेकर के क्या आम जनता को निराशा नहीं, इसीलिए वो चुपचाप घर में बैठा हुआ? जनता में निराशा इसीलिए तो है, मैंने जो कहा कि उन्माद रहित चुनाव हो रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि जनता को कुछ नए सपने जो पहले पार्टियां दिखाती थी, हाँ। इस चुनाव में कोई सपना नहीं है। इस चुनाव में जो कुछ 5 साल में सत्तारूढ़ पार्टी ने किया वो अपना काम रख रही है जी। और जो उनकी कमियां हैं उनको दूसरी पार्टी उजागर कर रही है। लेकिन कोई नया सपना जो जनता को उद्वेलित करता हो, एक ऐसा सपना जो नौजवान को उद्वेलित करता हो, हाँ, कोई ऐसा सपना जो मजदूर को उद्वेलित करता हो, जो ऐसा सपना जो लैंडलेस लेबर को उद्वेलित करता हो, ऐसा कोई सपना आज की तारीख में नहीं है। तो जब वो सपना नहीं है हम करेंगे, ये तो हर सरकार कहती तो करती, बिल्कुल। और जो कुछ आप सरकारी खजाने से बांटेंगे वो कोई नया काम नहीं है, क्योंकि वो काम तो हमारा ही टैक्स में बांटा जा रहा है, घूम कर फिर हमारे ऊपर आएगा, टैक्स के रूप में आएगा। आज अगर सरकारी खजाने का 1 लाख करोड़ रुपया हम जनता को बांट दें तो 1 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से? वो तो घूम करके फिर टैक्स के रूप में बढ़ जाएगा। कहीं पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, कहीं डीजल का दाम बढ़ जाएगा, कहीं सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। मतलब वो घूम फिर करके जनता पे ही मार पड़ने वाली है। और आप देखेंगे इस चुनाव के बाद महंगाई की मार और बहुत पड़ेगी। बिल्कुल सही। लेकिन क्या हम ये माने कि अब चुनाव में इस बार कोई मुद्दा नहीं चला? नहीं, कोई सामान्य चुनाव है, बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं चला। तो फिर इसके माने खाली मुस्लिम उन्माद तो जरूर रहा वो वोट के रूप में। हाँ, वो जो उन्होंने अपने को इस सरकार में ये मानकर चले कि इस सरकार से, मतलब इसको ऐसा मान लिया कि सरकार हमारी घनघोर दुश्मन है। हाँ, मतलब किसी भी कीमत हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन इस सरकार को हमें हटाना है। इस सोच के साथ मुसलमान चुनाव के दंगल में कूदा है। तो क्या बेरिया जी, आप बीजेपी में चले गए तो क्या इस दिशा में कोई आप पहल करेंगे? कि हम बिल्कुल करेंगे। हाँ। हम इसको करेंगे कि हम समाज न टूटे, समाज कैसे जुड़े और लोगों की नफरतें कैसे कम हो। एक दूसरे पर का जो भरोसा टूट रहा है वो भरोसा न टूटने पावे, क्योंकि ये देश तभी बचाया जा सकता है जब भरोसा कायम रहे। क्या पूरी तरीके से जातिवादी चुनाव हो गया है? जात के आधार पर वोट पड़ा और आगे भी पड़ने जा रहा है? देखिए, ये समाज तो हमारा, ये आप मानकर चलिए कि कबीलों में बट गया है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। ये कुशवाहा जी का कबीला, ये निषाद जी का कबीला, ये राजभर का कबीला, ये कबीलाई संस्कृति कहाँ तक जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है, क्योंकि कबीले के नाम पर नेता पनपेंगे और फिर वो नेता बड़ी पार्टियों से तालमेल करेंगे, जो टिकट लेंगे उनको बेचेंगे, जो टिकट उनको मिलेंगे उसको बेचेंगे। 2-2 करोड़ का, 3-3 करोड़ का टिकट बिकेगा। और ये जो लोग 3 करोड़ का, 2 करोड़ का टिकट खरीद कर लाएंगे, तो वो तो अंधा आदमी भी बता सकता है कि वो कोई जनसेवा के लिए नहीं लाएंगे। हम अगर 2 करोड़ का टिकट खरीदेंगे तो फिर हम 50 करोड़ पैदा भी करेंगे। तो ये जो परंपरा आई है कबीलाई संस्कृति की, सभी दलों को चुनाव जीते या हारें, कबीलाई संस्कृति को नहीं पनपने देना चाहिए। और ये तेजी के साथ पनप रही है और इस चुनाव में भी वही दिखाई दे, ये पनपी है, बहुत जोरों पर पनपी है और आगे भी मुझे लगता है कभी इसके रुकने के कोई अंदेशा, क्योंकि नेता लोग रोकना ही नहीं चाहते, तो रुकने की कोई हमें अभी गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ रही। अच्छा, वो आपको लगता है कि और पार्टियां कुछ कर पाई हो चाहे ना, लेकिन सपा ने तो अपने पर जो परिवारवाद का धब्बा लगा था उससे अपने को मुक्त करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के मामले से अपने को मुक्त करने की कोशिश की, उसने MY का भी कार्ड जो है कम चलाया, तो ये सारी बातें की है, सब कुछ सपा ने तो इस दिशा में कदम उठाया। चुनाव में अखिलेश जी ने अपनी कार्य पद्धति में काफी सुधार किया है। हाँ। और जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, हाँ, इसीलिए अपर्णा को भी छोड़ करके बीजेपी में जाना पड़ा, और अपर्णा जी को भी जाना पड़ा। मतलब उन्होंने अपने अंदर काफी सुधार करने का प्रयास किया है और इसका लाभ भी उन्हें मिला है, उसका लाभ भी मिला। और भारतीय जनता पार्टी में तो परिवारवाद पहले भी नहीं था, इस बार भी उन्होंने अपने यहाँ जिस परिवार का MP था उसके बेटों को टिकट नहीं दिया। एक व्यक्ति एक पद का जो उदाहरण पेश किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया और सुधार हुआ, इसमें दो राय नहीं। अब ये बताइए कि जो आप इस समय चुनाव देख रहे हैं तो इसमें अब कुल मिलाकर के आप क्या रिजल्ट पाते हैं? मैं 2 प्रकार का चाहूँगा। एक तो सबसे पहले बताइए कानपुर में क्या पोजीशन चल रही है, क्योंकि आपकी एक अच्छी पकड़ है। कानपुर में क्या होने जा रहा है? देखिए, कानपुर का देहात का जो चुनाव है, 4 सीटें वहां हैं, वहां पर बीजेपी का अपर हैंड रहेगा। ठीक, बीजेपी का अपर हैंड रहेगा। तो राकेश ओचान कुछ
करेंगे, मतलब बीजेपी में तो है ही है। नहीं, राकेश सचान का भी अपर हैंड रह सकता है, जीत सकते हैं, चुनाव उनका अच्छा है। हाँ हाँ, वो चुनाव आप जीत गए सकते भी हैं। थे उनके चुनाव में? हाँ, हम गए थे। हाँ, तो वो जीत सकते हैं चुनाव, उनके जीतने के चांसेज हैं। और शहर की सीटों पर भी ये अपनी अपनी बेल्ट पे लड़ाई हुई है। जो जैसी बेल्ट है वहां लड़ाई हुई है। सपा भी अच्छा लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा लड़ी है। तो इसलिए रिजल्ट क्या होगा, वो कम मिला जुला रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कानपुर नगर में 10 सीटें हैं, तो 10 सीटें में बीजेपी कितने में बिल्कुल क्लियर निकल रही है और बाकी में झगड़ा है? देखिए, क्लियर सीट तो अभी तक जो बीजेपी की निकल रही है उसमें एक सीट मैथानी जी की मैं मानता हूँ। अच्छा अच्छा, कि वो क्लियर सीट निकल रही है। महाना को भी नहीं मानते? अरे महाना को मानता हूँ। महाना यानी जी, दो सीटें आप दो मानते हैं? सीटें क्लियर में मानता हूँ। हाँ, और बाकी सीटों पर वोट के डिवीजन पर है। डिवीजन। अगर वोट का डिवीजन हुआ तो भाजपा कई सीटें जीत जाएगी। अगर वोट का डिवीजन नहीं हुआ तो सारी सीटें फंसी हुई हैं। सारी सीटें फंसी हुई हैं। और अगर मैं आपसे प्रदेश की अब इस समय बात करूं, तो प्रदेश में क्या स्थिति बनने जा रही है? देखिए, जो पहला और दूसरा राउंड हुआ है उसमें तो जो दिखाई पड़ रहा है और जो प्रेस मीडिया भी बता रहा है और जो लोग वहां गए हैं उन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें लोकदल का और समाजवादी पार्टी का अपर हैंड है। लेकिन बाद के जो चरण ये 2 हुए हैं, तीसरा और चौथा, इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है। लेकिन क्या वो पुराना जो मिला है कि 49 सीटें 38 सीटें, क्या वो दोहरा पाएगी क्या? अब वो तो जनता के भरोसे पर है। अगर जनता भरोसा करती है तो दोहरा भी सकते हैं। अगर जनता का भरोसा कहीं कहीं टूटा है तो कुछ सीटें कम भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप 6ठे और 7वें चरण में जाएंगे, जो पूरा घनघोर पूर्वांचल है, जहां पर सामाजिक गठजोड़ की सबसे बड़ी लड़ाई है, वहां पर क्या होगा? देखिए, वहां पर जैसे आपके 3 बड़े शहर हैं, इलाहाबाद है, बनारस है, गोरखपुर है। तो बनारस और गोरखपुर में भाजपा का अपर हैंड रहेगा। ठीक बात है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का अपर हैंड रहेगा। तो वहां पर वो बराबर कर देंगे वहां। और बाद में जो जिले हैं, वो किसी जिले में 2 सीट है, किसी जिले में 3 सीट है। तो कहीं बीजेपी 2 जीत जाएगी, वो 1 जीत जाएंगे, कहीं वो 2 जीत जाएंगे, बीजेपी 1 जीत जाएगी। तो करीब पर लमसम वो चुनाव 2-4 सीटें भाजपा आगे रह सकती है, 2-4 सीटें सपा आगे रह सकती है। लेकिन टफ फाइट होगी। कुल मिलाकर के सरकार किसकी बनने जा रही है? और मुझे तो अभी जो लगता है कि बीजेपी का अपर हैंड है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ, ऐसा दिख रहा है। कितनी सीटें आप मानते हैं? 224 के ऊपर। 224 के ऊपर। हाँ, तो बहुमत पूरी तरीके से आ जाएगा। तो मेरी जी एक बात हमको और बताइए कि अब आपकी भविष्य की क्या भूमिका है? क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आप अभी हमसे कह रहे थे कि मैं आंदोलन करूंगा, जनता के बीच आंदोलन करूंगा। कैसे करेंगे? जो मैं बार बार मेरी भी चिंता है, क्योंकि निश्चित रूप से आप मेरे मित्र भी रहे हैं और हैं भी अभी भी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का साधारण सदस्य हूँ जी, और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी जन आंदोलन से जुड़ी रही है। आज से नहीं, लंबे समय से जन आंदोलन की पार्टी वो भी रही है। भले ही सिद्धांत कुछ दूसरे रहे हों, लेकिन सड़क की लड़ाई बीजेपी भी लड़ती रही है। तो वो सड़क की लड़ाई, जहां भी जनता पर जुल्म होगा, अन्याय होगा, वहां हम जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। और क्या आपको अपनी क्या संभावनाएं दिख रही हैं? आपको अपना भविष्य क्या दिख रहा है कि आप संगठन में पद पा जाएंगे, संगठन का काम देखेंगे, या अगर मान लीजिए सत्ता आ गई तो आपके लिए कुछ तो कुछ बातचीत हो ही गई होगी? नहीं, हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। चूंकि मैं यहाँ से अपमानित होकर निकाला गया एक तरीके से, तो हमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप ने कहा कि आपका भारतीय जनता पार्टी में सम्मान के साथ स्वागत है। उस सम्मान की रक्षा के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ। न तो वह अभी मैं किसी पद का आकांक्षी हूँ, न मैं कोई पद भी उनके यहाँ चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण सदस्य रह करके जहाँ जनता के हितों की लड़ाई होगी वहां पर मैं सहयोगी के रूप में काम करूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो आप हिस्सेदारी चाहेंगे ये अपनी? नहीं, ये तो देखिए, जिनके हाथ में पावर है वो सोचें जी। अगर हम उनके लिए उपयोगी हैं तो वो हमारा प्रयोग करेंगे, और अगर अनुपयोगी हैं तो हम बाहर रहेंगे। नहीं, अगर आप अनुपयोगी होते तो आपको लिए क्यों जाता? आपको उनके लिए अब ये सोचना तो उनके मन में क्या है ये तो वही बता सकते हैं जी। लेकिन जो आप आंदोलन छेड़ेंगे, जो कुछ करेंगे, तो आप संगठन में रहना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर सत्ता में जाकर के रहना पसंद करेंगे? क्या प्रायोरिटीज आपकी क्या होंगी? हमारी प्रायोरिटीज
जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी मुझे सौंपेगी उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करूंगा। दूसरी बात, जन आंदोलन से, जनता की लड़ाई से कभी मुख नहीं मोड़ूंगा। जनता की लड़ाई में हमेशा मैं शरीक रहूंगा। और इसमें अगर पार्टी आड़े आएगी, पार्टी आपसे नहीं, कहेगी, पार्टी नेतृत्व से मैं बात करूंगा कि भाई जनता की लड़ाई तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर जनता के साथ जुल्म हो रहा है तो आप उसे दूर कैसे भागेंगे? और आप वो भी लड़ाई लड़ेंगे जो समाज में तथाकथित नफरत, भय, डर का जो माहौल बन रहा है, उसके खिलाफ तो मैं जीवन भर काम करता रहूंगा, जीवन भर काम करता रहूंगा। नफरत को कम करने के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा वो काम मैं करूंगा। पार्टी स्तर पर भी आप करेंगे? पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी वो भारतीय जनता पार्टी के जो आपको विश्वास है कि जो आप चिंतन को लेकर के, जो राजनीति को लेकर के आप चल रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो पाएंगे इन परिस्थितियों में? जैसा देखिए, अब हमने जीवन में जितना पाना था वो पा लिया है। पा लिया जी। उसके लिए कोई बहुत आकांक्षा हमारे मन में नहीं है। हमारे मन में सिर्फ ये है कि हम राजनीति में उसी ईमानदारी के साथ और उसी पहचान के साथ जिंदा रहें जिस पहचान को लेकर राजनीति में हम आए थे। ठीक बात है। और उसी हिसाब से आप अपने को आगे बढ़ाते रहेंगे आंदोलन के रूप में, और आप अपने आदर्श के रूप में लोहिया और जनेश्वर को तो मानते ही रहेंगे? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। ये तो हमारे आदर्श रहे हैं। जीवन भर इनसे प्रेरणा लेकर हमने काम किया है, और तो इसलिए वो हमारे आदर्श रहेंगे। और मुलायम सिंह के बारे में क्या सोच रहे हैं? मुलायम सिंह भी हमारे नेता रहे हैं, उन्होंने बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है जी। तो मुलायम सिंह जी हमारे आदर्श रहेंगे। लोग ये चिंता करते हैं बेरिया जी, ये बार बार लोग हमसे पूछते हैं कि बेरिया जी को क्या हो गया, बेरिया जी अब लोहिया को आदर्श मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि राष्ट्रवाद की बात अब करने लगेंगे या मंदिर की बात करने लगे? ये सब सवाल लोग हमसे पूछते हैं। आज हमने आपको यहाँ बुलाया है तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए। देखिए, लोहिया जी ने जी, रामकृष्ण और डॉक्टर लोहिया, ये जान लीजिए कि वो नास्तिक थे। उनकी ईश्वर पर कोई आस्था नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने रामकृष्ण शिव लिखा, पुस्तक लिखी उन्होंने। डॉक्टर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला कराया। हाँ, ये मैं कहने वाला था। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला कराया। तो डॉक्टर लोहिया कोई धर्म के विरोधी नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो भी जिस धर्म को, ये सेकुलर मुल्क है, जो भी जिस धर्म को मानना चाहे माने, उसकी जो अच्छी चीजें हो ले लीजिए, और जो चीजें आपको लगती हो कि इन चीजों से समाज का नुकसान होता है उसको छोड़ दीजिए। तो आप उसी नीति पर आगे बढ़ेंगे? जी, मैं उसी नीति पर आगे बढ़ूंगा। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बेरिया जी, आप आए और आपने अपनी बात रखी। मैं भी चाहता हूं कि आप जिस सोच और चिंतन के साथ में अब तक बड़े समाज में समर्पित रहे हैं, वही आपकी किरदारी बरकरार रहे। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।